नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। अब तक मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की धारा 1 से लेकर धारा 44 में विहित प्रावधानों की चर्चा कर चुका हूं। आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगा और यह अध्याय 7 है और इसमें जो निहित प्रावधान है उनकी चर्चा मैं करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो अपराध और जो पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर की चर्चा करता है। खासकर जब हमारे यहाँ पैक्स का नया निर्वाचन हो गया है, नई कार्यकारिणी समिति का गठन हो गया है, तो इस धारा को समझने और जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई इससे संबंधित कई बातें आपके सामने आ सकती है। विगत अंकों में मैंने आपसे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 की उपधारा 5 के अंतर्गत जो प्रोविजंस है कि किसी सहकारी समिति की कार्यकारिणी समिति कब विघटित की जाएगी, डिसॉल्व की जाएगी, उसकी चर्चा की थी। और उस क्रम में मैंने बताने की कोशिश की थी कि कार्यकारिणी के सदस्यों के त्यागपत्र का निर्णय धारा 48 के अंतर्गत निबंधक को ले आना चाहिए और इस बात का निर्णय लिए जाने के बाद ही धारा 41(5) के तहत विघटन की कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यह जो ऐसे तरह के मामले खास जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास बार बार आएंगे, चूँकि पैक्स की नई कार्यकारिणी समिति का गठन हो गया है। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पैक्स के अध्यक्ष चुने गए हैं परंतु कार्यकारिणी उनकी विरोधी है, तो हो सकता है कि जो अध्यक्ष के चुनाव में हार गए हों वो समिति के पैक्स की कार्यकारिणी के सदस्यों से त्यागपत्र दिलवाकर पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को डिसॉल्व कराने की कोशिश करें। तो इस संदर्भ में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह इस धारा का भी महत्व है, इस अध्याय 7 में वर्णित प्रावधानों का भी महत्व है, जो नए चुनाव के साथ ही कई बातों में आपका मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 7 का संबंध दंड एवं प्रक्रिया से है, पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर से है। मैं शुरुआत करता हूँ धारा 45 से। धारा 45 का हेड है अपराध और शास्तियाँ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। इसका हिंदी में मैंने आपसे बता दिया। अब आइए देखें क्या है। धारा 45 की उपधारा 1 में कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि का क्या है, यदि में कोई सहकारी समिति अथवा उसका कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाए या मिथ्या जानकारी दे अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई जानकारी अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन कोई जानकारी निबंधक को जानबूझकर नहीं दे। डे टू डे के फंक्शन में हम को ज़रूरत पड़ती है, हम लोग कई जानकारी लेते हैं, कई रिपोर्ट्स लेते हैं सरकारी समितियों से। तो इसमें इस धारा में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई मिथ्या जानकारी दे दे, सूचना छिपाए या गलत जानकारी दे तो उसके लिए क्या दंडिक कार्रवाई है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है, हमारे सभी जो सहकारिता विभाग के पदाधिकारी हों, बीसीओ हों या डीसीओ हों, ईआर हो, जीआर हो, सभी को यह जानना चाहिए कि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि धारा 45 की धारा 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि कोई सहकारी समिति अथवा उसका कोई पदाधिकारी की परिभाषा स्पष्ट रूप से परिभाषा से संबंधित अध्याय में दिया गया है, जिसकी चर्चा मैं पहले से ही कर चुका हूँ, अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाए, मिथ्या जानकारी दे अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई जानकारी अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन कोई जानकारी निबंधक को जानबूझकर नहीं दे, हो गया। अथवा दूसरा कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी संबंध, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्गत विधि सम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करे। हो गया अपराध किस परिस्थिति में हो गया, का जानकारी से संबंधित है। की मैंने चर्चा कर दी। अब को देखा जाए, में क्या कहा गया है
कोई नियोक्ता जो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती की गई राशि को कटौती की तिथि से 14 दिनों के भीतर सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा घ कोई पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक जो सहकारी समिति की पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नगद, कैश, प्रतिभूति एवं अन्य परिसंपत्तियों की अभिरक्षा जिनका वह पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक हो जानबूझकर अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल हो। यह भी एक प्रावधान है कि अधिकृत व्यक्ति को यदि नहीं सौंपा जाए, जिसकी चर्चा की गई है, विभिन्न तरह के दस्तावेजों की चर्चा की गई है, तो अभी अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर आगे बढ़िए। अंग कोई व्यक्ति जो सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान अथवा उनके पश्चात भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो। भ्रष्ट आचरण यदि निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के क्रम में, निर्वाचन के बाद संलिप्त हो तो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि 45 जो धारा 45 की उपधारा 1 उन परिस्थितियों की चर्चा करता है, उन बातों की चर्चा करता है जो अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसको ध्यान देने की जरूरत है हम सभी पदाधिकारियों को, खासकर जो हम लोग फील्ड में रहते हैं और जो सहकारी समितियों से जिनका डे बाई डे के डेली बेसिस पर इनका सामना पड़ता है, जिससे सरोकार होता है सहकारी समितियों का। 45 की धारा उपधारा 1 की मैंने चर्चा कर दी और मैं अब धारा 45 की उपधारा 2 की चर्चा करता हूँ, जिसका क्या संदर्भ है इसको देखने की जरूरत है। इस धारा की उपधारा 1 माने 45 की धारा की उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 2000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। बहुत स्पष्ट स्थिति है कि धारा 45 की उपधारा 1 में जिन परिस्थितियों की चर्चा की गई है, उन परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति दोषी साबित होता है, 4 परिस्थितियों की चर्चा की गई है, क, ख, ग, अंग, 5 परिस्थितियों की चर्चा की गई है। क, ख, ग, अंग, उन परिस्थितियों में उनका उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी साबित होता है तो धारा 45 की उपधारा 2 के अंतर्गत उसको उस अपराध के लिए 1 वर्ष की अवधि का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड हो सकता है। यह समझने की चीज़ है, चूँकि हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं, तो हमको यह समझना चाहिए कि हमको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। शक्ति के संदर्भ में मैंने धारा 48 की चर्चा की थी, जो आपको सम्मन का अधिकार देता है, अभिलेखों को उपस्थित करने का अधिकार देता है, उन अधिकारियों को देता है जो रूल 74 में नोटिफाइड है। इसी तरह से धारा 45 हमें काफ़ी शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसको हमको समझना चाहिए। धारा 45(1) में परिस्थितियों की चर्चा है कि कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से शर्तें अपराध की श्रेणी में आएंगे, कौन कौन सी परिस्थिति अपराध की श्रेणी में आएंगे। और 45 की धारा उपधारा 2 में दंड का प्रावधान है कि 45 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपराध सिद्ध हो जाने पर उसको दंड होगा। दंड हो सकता है 1 वर्ष तक का दंड हो, अथवा 2000 रुपये का जुर्माना हो, अथवा दोनों ही दंड हो। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है, जिसको हमको समझना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि हमको गलत रिपोर्ट समिति दे दिया, या कोई चीज़ हमसे सहकारी समिति छिपा रही है, या बहुत सारी चीज़ हस्तगत नहीं कर रही है, तो उस समय में परिस्थितियों में अधिकारियों को इसका प्रयोग करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। अब इसके प्रंतुक पर मैं आता हूँ। 45 की उपधारा 2 का प्रंतुक है, परंतु जहाँ कोई व्यक्ति दुर्विनियोजन, कपट, न्यासभंग, छल या ऐसे किसी अन्य कार्य जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो का दोषी हो, जिसके परिणाम स्वरूप सहकारी समिति को हानि हुई हो, तो वह भारतीय दंड संहिता 146 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन भी दंडनीय होगा। अब तो भारतीय दंड संहिता हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। तो उसके अतिरिक्त यह कह रहा है कि यह ऊपर की जो 1 वर्ष का दंड है और 2000 की कारावास की सजा है वो तो है ही, साथ ही यह कहता है परंतु जहाँ कोई व्यक्ति दुर्विनियोजन, कपट, न्यासभंग, छल या ऐसे किसी अन्य कार्य जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो का दोषी हो, जिसके परिणाम स्वरूप सहकारी समिति को हानि हुई हो, तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन भी दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता जो अब भारतीय न्याय संहिता होगी, उसके जो सुसंगत प्रावधान है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो उसके सुसंगत प्रावधान है उसके अंतर्गत वह दंडनीय होगा।
अब मैं धारा 45 क पढ़ाता हूँ। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण धारा है और इसको आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब पैक्स की नई कार्यकारिणी समिति का गठन हो गया है तो हो सकता है बहुत जगह आपको प्रभार की समस्या का सामना करना पड़े। आपको यह सदस्य सामने आया कि आउटगोइंग चेयरमैन है, जो कमेटी है वो नवनिर्वाचित प्रमुख समिति या अध्यक्ष को प्रभार नहीं दे रही है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या अधिकार है, अधिनियम आपको क्या शक्तियाँ देखता है, इसका उल्लेख 45 क में है, ये हमको समझना चाहिए। अब 45 का हेड ही है नए सचिव को कार्यभार सौंपा जाना। 45 धारा 45 क का हेड है नए सचिव को कार्यभार सौंपा जाना। और जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। नए सचिव का मतलब यहाँ निर्वाचित पदाधिकारी से है, निर्वाचित पदधारी से है। नए सचिव पे कहीं कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि नए सचिव का जो उल्लेख है यह आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा कि वह नए सचिव मतलब समिति के निर्वाचित पदधारी से है। अब धारा 45 क की उपधारा 1 से हम शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है कि नया सचिव निर्वाचित हो जाने या किसी सहकारी सोसाइटी का अकर्मण होने अथवा सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त हो जाने पर पदाधिकारी, सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति अपने कार्यालय का प्रभार और उक्त सोसाइटी के अपने कार्यालय का प्रभार और उक्त सोसाइटी के सचिव या कार्यालय प्रभार के रूप में अपने कब्जे के सभी कागज-पत्र और संपत्ति नए सचिव को अथवा उस सोसाइटी के कामकाज का प्रभार लेने के लिए विहित पदाधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सौंप देगा। 3 स्थितियों की चर्चा की गई है, इसको थोड़ी सी मैं व्याख्या कर देता हूँ। थोड़ा हिंदी है, क्लिष्ट है, मैं हिंदी एडिशन चर्चा कर सकता हूँ। कहता है कि नया सचिव निर्वाचित हो जाए, नए सचिव हो जाए। ये सचिव बहुत जगह सचिव कहलाते हैं, बहुत जगह अध्यक्ष कहलाते हैं। तो नए सचिव निर्वाचित हो जाए, पहला कंडीशन है कि नया सचिव निर्वाचित हो जाए तो उसको सब चीज़ सौंप देना है। या सहकारी सोसाइटी अवक्रमण हो जाए, सुपरसीड हो जाए। धारा 41 के अंतर्गत हम लोग सहकारी सोसाइटी को अवक्रमित करते हैं, या फिर धारा 41 की उपधारा 5 के अंतर्गत उसको डिजॉल्व करते हैं। या फिर तीसरा कंडीशन देता है कि वह सहकारी सोसाइटियों के पदधारियों की पदावधि समाप्त हो जाए। सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की पदावधि एक्ट में उल्लेख है कि निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष होगा। हो सकता है कि किसी कारणवश 5 वर्ष के अंदर चुनाव नहीं संपन्न हो। तो 3 परिस्थिति की वर्णन करता है। तीनों परिस्थिति में क्या होगा, अब फिर एक बार देख लीजिए आप। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। नया सचिव निर्वाचित हो जाने या किसी सहकारी सोसाइटी का अवक्रमण होने, सुपरसीड होने अथवा सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त हो जाने पर पदाधिकारी है जो पूर्वगामी पदाधिकारी हैं या पहले से पदाधिकारी हैं या सचिव हैं या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति है या कार्यालय प्रभारी के रूप में उसके पास जो भी कार्यालय प्रभारी है उसके पास जो भी उसके कब्जे में कागज पत्र और संपत्ति है वह नए सचिव को सौंप देगा। नया चुनाव होने की स्थिति में अथवा यदि अवक्रमण की स्थिति हो या समय पूरा होने के बाद चुनाव नहीं हो तो उस स्थिति में सोसाइटी के कामकाज का प्रभार लेने के लिए विहित पदाधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सौंप देगा। जैसे हम अवक्रमित करते हैं सोसाइटी को या सस्पेंड करते हैं तो हम लोग जो 41 में कंडीशन है, हालांकि उसमें कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, तो उसमें जो प्रशासक की बहाली करते हैं उनको सौंप देगा। या फिर जो ऐसी समितियां हैं जहां हम तदर्थ कमेटी का गठन करते हैं तो तदर्थ कमेटी को सौंप देगा। यह स्पष्ट निर्देश है 45 क की उपधारा 1 में। अब हम देखें कि यदि आगे क्या है। अब हम 45 क की उपधारा 2 की ओर आए। वह क्या करता है। यदि किसी सहकारी समिति का पदावरोही सचिव मतलब आउटगोइंग सचिव, सचिव से मतलब है कि निर्वाचित अध्यक्ष भी हो सकता है, या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति उपयुक्त उपधारा 1 की अपेक्षानुसार अपने पद का प्रभार सौंपने में असफल हो। उपयुक्त उपधारा 1 में एक डायरेक्शन है। 44 क की उपधारा 1 में डायरेक्शन है कि नया सचिव निर्वाचित हो जाए या समिति अवक्रमित हो जाए या उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसको प्रभार दे देना है। तो कहता है कि यदि उस उपधारा 1 यदि सौंपने में असफल हो तो क्या होगा। फिर मैं पढ़ देता हूँ। 45 क की उपधारा 2 कहता है कि यदि किसी सहकारी समिति का पदावरोही सचिव माने आउटगोइंग सचिव या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति उपयुक्त उपधारा 1 के अपेक्षानुसार अपने पद का प्रभार सौंपने में असफल हो या सौंपने से इनकार करे तो विहित प्राधिकारी
या इस निमित्त उसके द्वारा एम्पावर्ड कोई पदाधिकारी लिखित आदेश द्वारा पदावरोही मैंने आउटगोइंग सचिव या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाले व्यक्ति को अपने पद का प्रभार और ऐसे सचिव के रूप में अपने कब्जे के सभी कागज पत्र और संपत्ति नए निर्वाचन की दिशा में सोसाइटी के कामकाज के लिए जो प्रबंध समिति है उसको, और नहीं तो फिर सोसाइटी के काम को चलाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को तुरंत सौंपने का निर्देश दे सकेगा। बहुत स्पष्ट स्थिति है। 45 जो दो है उसने कहा है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार मैं फिर थोड़ा इसको अंग्रेजी एडिशन से मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ ताकि एक महत्वपूर्ण धारा है, आपको समझ में हो जाए। 45 का 2 क्या कहता है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। इफ़ द आउटगोइंग सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, 45A का 2 है, यह कहता है if the outgoing secretary of a cooperative society or the persons holding charge of the office of secretary fails or refuses to hand over charge of his office as required under subsection 1 above, the prescribed authority or any officer empowered by it in this behalf may by an order in writing direct the outgoing secretary or the persons holding charge of the office of secretary to hand over immediately the charge of his office and all papers and properties in his possession as such secretary to the new secretary in case of fresh election and in case of supersession or on expiry of the terms of the office to the officer appointed to the manage the affairs of the society। कहने का मतलब है इसमें बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 45 क की उदाहरण ये 2 कहता है कि यदि किसी सहकारी समिति का पदावरोही जो सचिव है या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति है, उपयुक्त धारा 1 की अपेक्षा अनुसार अपने पद का प्रभार सौंपने में सफल रहा या सौंपने से इनकार कर रहा हो, तो जो विहित प्राधिकार है, जो सक्षम प्राधिकार है या सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत एम्पावर्ड प्राधिकारी उस पदारोही सचिव या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाले व्यक्ति को अपने पद का प्रभार और ऐसे सचिव के रूप में अपने कब्जे के सभी कागज पत्र और संपत्ति नए निर्वाचन की दिशा में नए सचिव को, और यदि सोसाइटी सुपरसीड कर गई हो तो वहाँ या उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो तो वहाँ सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को या तदर्थ कमेटी को सौंप देगा, सौंपने का निर्देश दे सकेगा, सौंप देगा, ऐसा वह आदेश दे सकेगा। यह हो गया। अब आते हैं कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो 45 क की उपधारा 3 में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन निर्देश निर्गत किया गया हो, उक्त निर्देश का अनुपालन करने में असफल हो, तो वह 6 महीने तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। यदि किसी ने उसको डायरेक्शन दिया, धारा 45 क की उपधारा 2 के अंतर्गत यदि सक्षम प्राधिकार या ऑथराइज एम्पावर्ड ऑफिसर ने डायरेक्शन दिया कागज पत्र संपत्ति वगैरह सौंपने का, यदि उसने उसका अनुपालन नहीं किया जिस किसी ने, तो उसको 6 महीने तक का कारावास या 500 रुपये दंड अथवा दोनों हो सकता है। बहुत स्पष्ट स्थिति है। अब मैं 45 क की उपधारा 4 पर आता हूँ। अभी तक मैंने 45 क की उपधारा 1, 2 और 3 की चर्चा कर दी। अब 4 क्या कहता है, इसको विचार देखने की जरूरत है। यदि ऐसा अपेक्षित हो तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी पदाधिकारी को स्थानीय पुलिस और पदाधिकारी मजिस्ट्रेट की सहायता से आउटगोइंग सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति से भी कागज पत्र और संपत्ति बलपूर्वक कब्जा लेने और उन्हें नए निर्वाचन दिशा में नए सचिव को और उसके अक्रमण या पदाधिकारियों के पदवी समाप्त होने की दशा में जहाँ नया निर्वाचन बाकी हो, वहाँ सोसाइटी का काम काज चलाने के लिए नियुक्त राज्य सरकार के पदाधिकारी को सौंप देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। तीसरा यह चौथा प्रावधान है, इसको भी देखिए उपधारा को। यह कहता है कि यदि जरूरत समझे तो जो सक्षम प्राधिकार है लिखित आदेश द्वारा किसी प्राधिकारी को वह आदेश दे कि स्थानीय पुलिस और
दंडाधिकारी की सहायता से आउटगोइंग सेक्रेटरी के पद का प्रभार धारण करने वाले व्यक्ति से कागज पत्र और संपत्ति बलपूर्वक कब्जा लेने और उन्हें नए निर्वाचन की दशा में नए सचिव को और उसके अवक्रमण की या पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त होने की दिशा में जहां नया निर्वाचन बाकी हो वहां सोसाइटी का काम करना चाहने के लिए नियुक्त राज्य सरकार के पदाधिकारी को सौंप देने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। 45 का 4 है और 45 ख पर मैं आता हूँ। 45 ख भी महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभिलेखों को पेश किया जाना है। यह इसकी चर्चा करता हूँ, लेकिन इसके पूर्व मैं पुनः लौटता हूँ धारा 45 क में जो 45 क की उपधारा 4 में जो प्रावधान है उसमें मैं चर्चा करता हूँ कि प्राय इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ कोई प्रभार नहीं मिल रहा है तो हम लोग एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डीसी और अनुमंडलाधिकारी से नियुक्ति अनुरोध करते हैं कि वे इन्वेंट्री कराएं और उसके लिए पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें पुलिस बल के साथ और उनके सहयोग से हम लोग इन्वेंट्री कराकर अभिलेख को सौंपते हैं। यह प्रचलन में रहा है, तो इसका अध्ययन अभी करने की ज़रूरत है। खासकर 45 में जो प्रोविजंस हैं 45 में धारा 45 में या धारा 45 क में उसको देख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अभी प्रभार दिलाने के संदर्भ में। अब मैं 45 ख पर आता हूँ। 45 ख चर्चा करता है सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभिलेखों को पेश किया जाना है। यह इसका हेडिंग है। अब सब हेडिंग क्या है यह देखिए। 45 ख की उपधारा 1 कहता है कि रजिस्ट्रार या सहकारिता विभाग के किसी अन्य राजपत्रित पदाधिकारी के निर्देश पर सहकारी सोसाइटी का सचिव तुरंत सोसाइटी के वैसे सभी कागज पत्र और दस्तावेज सौंप देगा जो रजिस्ट्रार या ऊपर वर्णित पदाधिकारी उक्त सहकारी समिति के कामकाज के संबंध में निरीक्षण या जांच के लिए अपेक्षा करें। यह प्रावधान करता है कि निरीक्षण या जांच के लिए जो प्राधिकृत प्राधिकारी हैं वे उनसे अपेक्षा करें तो वे उसको तुरंत समिति के सारे अभिलेख सौंप देगा। इसको भी देखने की ज़रूरत है। प्राय इंक्वायरी निरीक्षण में जाते हैं, हमको अभिलेख नहीं मिलता है, तो इसमें हमको इससे सहयोग मिलेगा। इस धारा का यदि हम अध्ययन किए रहेंगे तब। एक बार मैं पुनः पढ़ के सुना देता हूँ। 45 ख की उपधारा 1 कहता है रजिस्ट्रार या सहकारी समिति के किसी अन्य राजपत्रित पदाधिकारी के निर्देश पर सहकारी सोसाइटी का सचिव तुरंत सोसाइटी के वैसे सभी कागज पत्र और दस्तावेज सौंप देगा जो रजिस्ट्रार या ऊपर वर्णित पदाधिकारी उक्त सहकारी समिति के कामकाज के संबंध में निरीक्षण या जांच के लिए अपेक्षा करें। अब मैं 45 ख की उपधारा 2 पढ़ाता हूँ। यह क्या कहता है? यह कहता है यदि सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय का प्रभारी व्यक्ति पूर्ववर्ती उपधारा 1 की अपेक्षा अनुसार दस्तावेज को सौंपने में असफल हो या इनकार करे या सौंपे जाने से अपने को बचाए तो वह 6 महीने तक के कारावास या 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यह अपराध संज्ञेय हो गया। 45 ख की उपधारा 1 में कहा गया है कि यदि कोई निरीक्षण और जांच के लिए पदाधिकारी है तो उसको सारे अभिलेख आप सौंप दीजिए। फिर 45 ख की उपधारा 2 में कहा गया कि यदि सचिव या सहकारी सोसाइटी का कोई व्यक्ति कार्यालय का प्रभारी व्यक्ति उपधारा 1 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो पुनः 6 महीने तक के कारावास या 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यह अपराध संज्ञेय होगा। भी बहुत स्पष्ट प्रावधान है। 45 ख के धारा 3 में हम आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति जिसे इस धारा की उपधारा 1 के अधीन निर्देश निर्गत किया गया हो सभी अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सफल हो या प्रस्तुत करने से इनकार करे, जिसे निर्देश दिया गया हो कि सभी दस्तावेज और अभिलेख उपस्थापित करे और वह उपस्थित अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सफल हो या प्रस्तुत करने से इनकार करे या प्रस्तुत किए जाने से अपने को बचाए, आनाकानी करे, टाल मटोल करे, तब निर्देश निर्गत करने वाला पदाधिकारी पुलिस और दंडाधिकारी की सहायता से बलपूर्वक सोसाइटी के सभी अभिलेख और दस्तावेज सीज कर लेगा। सीज करने का भी पावर दिया गया है हमको 45 ख की उपधारा 3 में कि हम कोई इंक्वायरी है, कोई जांच है या कोई अन्य मसला है और जिसमें उसको निर्देश दिया गया है सचिव को या कार्यालय का जो प्रभारी है
और उसने इनकार किया है तो प्राधिकारी को यह अधिकार है कि आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी को कि पुलिस और दंडाधिकारी की सहायता से बलपूर्वक सोसाइटी के सभी अभिलेख और दस्तावेज को सीज कर लेगा। तो अभी मैं जो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये 45 ख की उपधारा 1 की चर्चा कर रहा था, तो उसके तहत हम लोग प्रायः देखते हैं कि नॉन प्रोडक्शन का FIR भी हम लोग करते हैं। कोई प्रोड्यूस नहीं किया तो नॉन प्रोडक्शन के लिए हम FIR करते हैं। कहीं भी जो हमारे आदेश की अपेक्षा हुई तो हमको FIR करना होगा और मुकदमा चलेगा, उसमें वह सज़ा होगी। 45 ख 3 में ये भी अधिकार है कि आप बलपूर्वक उसको अपने कब्जा में भी ले सकते हैं, उसके सारे अभिलेख को और दस्तावेजों को। तो यह मोटा मोटी मैंने धारा 45 की विस्तृत चर्चा की है। धारा 45 को आपको समझना चाहिए। यदि मेरी वीडियो में जो बातें कही है उससे स्पष्टता नहीं हो तो जो अधिनियम की हिंदी एडिशन है और इंग्लिश एडिशन है उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि उसको आपको ज़रूरत आने ही वाला है, पढ़ने ही वाला है आपको। यदि आप इसको समझे रहेंगे तो इससे आपको सुविधा होगी और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा धारा 46 का कर देता हूँ। धारा 46 सहकारी शब्द के पर रोक लगाता है, सहकारी शब्द के प्रयोग पर रोक लगाता है। धारा 46 की उपधारा 1 में यह कहा गया है कि पंजीकृत सोसाइटी को छोड़कर अन्य व्यक्ति अथवा सोसाइटी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी व्यापार अथवा संव्यवहार में वैसा नाम अथवा पदनाम में का उपयोग नहीं करेगी जो सहकारी शब्द जो हो। पंजीकृत सोसाइटी को तो यूज कर ही सकती है, लेकिन अन्य व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बिना अपने कारोबार में या संव्यवहार में ऐसा सरकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएगी। और इसमें भी दंडात्मक प्रावधान किया गया है। और 46 धारा 46 की धारा 2 में यह कहा गया है कि सोसाइटी का कोई अधिकारी अथवा सदस्य अथवा कोई भी व्यक्ति जो धारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा को अर्थदंड का भागी होगा जो 50 रुपये से अधिक होगा, और यदि उसका अपराध जारी रहे तो सज़ा प्राप्ति के बाद भी अपराध निरंतर करता रहे तो सज़ा प्राप्ति के बाद अपराध को जारी रखने की स्थिति में 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदंड लगेगा। ये अर्थदंड लगाने का प्रावधान करता है। इसमें जेल या कारावास की बात नहीं, अर्थदंड लेने का प्रावधान करता है। अब मैं धारा 47 पर आता हूँ। धारा 47 का संबंध अपराध का संज्ञान लेने से, कॉग्निजेंस लेने से है। यह इसकी चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी के न्यायालय से अनियम न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच नहीं करेगा। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध किया गया है उसके लिए जो प्राथमिक दर्ज की गई है या मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी सुनवाई द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी के न्यायालय से निम्न न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यह प्रावधान धारा 47 की उपधारा 1 में है। अब उपधारा 2 में क्या प्रावधान है, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। यह कहता है कि इस अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 1 ग के अधीन अपराध को छोड़कर ग 45 का 1 ग क्या कहता है, वही कोई नियोक्ता जो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती की राशि को कटौती की तिथि से 14 दिन के भीतर सहकारी समिति को भुगतान करने में सफल हो, वह चर्चा करता है। तो यह कहता है कि इस अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 1 ग के अधीन अपराध को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजनार्थ संज्ञेय माना जाएगा। मैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत केवल ग के अपराध को छोड़कर प्रत्येक अपराध कॉग्निजेबल होगा, माना जाएगा, संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बहुत प्रावधान इसको समझना चाहिए। और फिर 47 की उपधारा 3 में कहा गया है निबंधक की पूर्वानुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा निबंधक किसी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा जब तक वह उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे। मैं कह रहा है कि निबंधक की अनुमति के बिना निबंधक या जो उनके प्राधिकृत प्राधिकारी है जिनको सेक्शन का पावर डेलीगेटेड है उनकी अनुमति के बिना किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा किया जा रहा है तो निबंधक उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर देगा। इसलिए अमूमन जब हम लोग होता है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का FIR करते हैं तो हम लोग नोटिस निर्गत करते हैं और नोटिस निर्गत करके उसका पक्ष भी सुनते हैं, और जब वह जवाब नहीं देता है तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। तो मोटा मोटी आज मैंने धारा 45, धारा 46, धारा 47 की चर्चा की। धारा 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उसका प्रयोग करना ही है आने वाले दिनों में। जैसे ही पैक्स का इलेक्शन समाप्त हो जाएगा तो
जहाँ नई कार्यकारिणी आ रही है वहाँ प्रभार के संबंध में, तो इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। और आज तक के अंक में मैं फिर इतना ही विदा लेता हूँ आपसे। फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।